16 जून को एक लड़का फेसबुक पर लाइव आता है, हाथ में पिस्टल लहराता है और ठीक अगले दिन 17 जून को वो लड़का पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया जाता है। महज कुछ घंटे और कई अनसुलझे सवाल। यह कहानी है बिहार के 28 साल के छात्र भरत भूषण तिवारी की, जिसकी मौत के बाद आज पूरे बिहार में सुलगते सवालों का एक तूफान खड़ा हो गया है। भरत भूषण तिवारी कोई हिस्ट्री सीटर बदमाश नहीं था, न ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। वो तो गांव की टूटी सड़कों, बिजली और बाढ़ से बेहाल लोगों के लिए सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। खुद को भगत सिंह से जोड़ने वाला भरत 16 जून को लाइव आता है, पिस्टल दिखाता है और कहता है कि यह लड़ाई मैं अकेले लड़ रहा हूं। लेकिन इस लाइव के कुछ ही घंटों बाद बिहार एसटीएफ मौके पर पहुंचती है और भरत हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। इस एनकाउंटर के बाद दावों और आरोपों की एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसने सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन यहाँ रुकिए, मौत के मुंह में खड़े होने और पुलिस को घिरने के बाद भी कोई शख्स आखिर क्या सोच रहा होगा। आमतौर पर अपराधी अपनी जान की भीख मांगते या भागने का रास्ता ढूंढते, लेकिन भरत तिवारी ने एनकाउंटर से ठीक पहले पुलिस और प्रशासन के सामने कुछ ऐसी शर्तें और मांगें रख दी जिसने सबको हैरान कर दिया। आत्मसमर्पण करने या गोली चलने से ठीक पहले भरत तिवारी ने समाज और देश के सामने अपनी जो मांगें रखी, पहले आप उसे इस वीडियो में सुनिए। मेरा यही मांग है इस समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए, फेंक दें, रुकिए, हथियार इनको दे दिया गया। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या किसी अपराधी की ऐसी मांगे हो सकती हैं? क्या सिस्टम के भ्रष्टाचार से लड़ना किसी को कानून हाथ में लेने का हक देता है? इस पूरे मामले को अगर गहराई से समझें तो इसके दो पहलू हैं। स्थानीय लोगों और पूर्व अधिकारियों के मुताबिक भरत तिवारी पहले सामाजिक कार्यों में आगे रहता था, ज्ञापन सौंपता था, यानी उसकी उठाई गई मांगें जैसे भ्रष्टाचार का खात्मा और नेताओं की जवाबदेही समाज की कड़ी सच्चाई। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी भावनाएं कितनी भी सही क्यों न हो, हथियार के बल पर अपनी बात नहीं मनवा सकता।
जब आप व्यवस्था को चुनौती देकर पिस्तौल तानते हैं तो आप सीधे तौर पर अपराधी की श्रेणी में आ जाते हैं। एक सभ्य समाज में अपनी आवाज़ उठाने के लिए अदालत, आंदोलन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संवैधानिक रास्ते मौजूद हैं। भरत तिवारी ने कानून हाथ में लिया, वो गलत था, लेकिन क्या सजा देने का हक पुलिस को ऑन स्पॉट मिल गया है? इसी को लेकर आज हम पुलिस प्रशासन और सरकार की आंखों में आंखें डालकर वो 5 चुभते हुए सवाल पूछने जा रहे हैं, जिसका जवाब देने में पटना से लेकर दिल्ली तक सबके पसीने छूट रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या हमारी हाईटेक बिहार पुलिस इतनी अक्षम और कमजोर हो चुकी है कि कट्टा लहरा रहे एक अकेले लड़के से हथियार छीनकर उसे जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकती थी? क्या कानून की किताब में सीधे एनकाउंटर करना ही आखिरी रास्ता बचा था? सवाल नंबर 2, वीडियो सबूत और भरत का परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि उसने पुलिस के सामने अपना कट्टा फेंक दिया और कहा था मैं सरेंडर कर रहा हूं। जब एक लड़का घुटने टेकने को तैयार था तो आत्मरक्षा के नाम पर उसे गोलियों से क्यों भून दिया गया? सवाल नंबर 3, सूबे के मुखिया सम्राट चौधरी खुद क्या कर रहे हैं? पहले आप मुख्यमंत्री के ये वीडियो सुनो। मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। तो फिर पुलिस की ये थ्योरी कहाँ से आई कि उसने 12 राउंड गोलियां चलाई और पुलिस ने उसे ढेर कर दिया? क्या डीजीपी ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया या सरकार खुद सच छिपा रही है? सवाल नंबर 4, अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह साफ और ईमानदार और कानून थी तो शाहपुर थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड क्यों किया गया? क्या ये सस्पेंशन खुद इस बात का सबूत नहीं है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है? और आखिरी 5वां सवाल, जिस देश का कानून बड़े से बड़े खूंखार आतंकवादियों, नक्सलियों और देशद्रोहियों को भी सरेंडर करने और सुधरने का पूरा मौका देता है, वहाँ गांव की बदहाली और टूटी सड़कों के लिए सिस्टम से लड़ने वाले 28 साल के एक छात्र को सरेंडर का मौका क्यों नहीं मिला? उसे अस्पताल भेजने के बजाय सीधे शमशान क्यों भेज दिया गया? ये 5 सवाल सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि इस देश के लोकतंत्र और जनता से हैं। अगर आपको लगता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये सवाल सीधे सरकार के कानों तक गूंजें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।